स्वागत है आपका स्टडी विद शेडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल, तो इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मौर्य काल जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी है? तो वो मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो वो है बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला के अंदर भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये सांची का स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है और रायसेन जिले के अंदर है और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है सांची का स्तूप। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। तो बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो बाबरू शिलालेख के अंदर जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन किसके था? तो चंद्रगुप्त के था। और अर्थशास्त्र की रचयिता की थी चाणक्य ने। चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने की थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। यानी अंतिम शासक जो घनानंद थे नंदवंश के, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा है? तो विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह कौन सा है? इंडिका के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों के अंदर। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे वो। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो वो था मित्र। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के स्थान से। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? तो पाटलिपुत्र का था वो। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है तो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करना। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो काफी बार रिपीटेड सवाल आप देख सकते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप वो पहला व्यक्ति था या वो पहला अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो है बाबरू स्तंभ। अभी हमने बात की थी।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालची में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। प्राचीन भारत का वे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका अंतिम समय जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर बीता था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन शिलालेख अशोक के किस शिलालेख में निहित है? तो वो है शिलालेख 13 के अंदर। और इसी कलिंग विजय में जो मारकाट मची थी और जो लोगों को जो तकलीफ ऐसी ने तकलीफ हुई थी, उसके बाद में इन्होंने हिंसा को त्याग दिया था अशोक के द्वारा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की ये उक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष के नाम से मौर्य काल में गुप्तचरों को जाना जाता है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो वो मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र के अंदर शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? तो वो 15 अधिकरणों के अंदर विभाजित है। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए इन्होंने त्याग दिया था। तो ये कलिंग जो विजय का उपरांत इन्होंने इसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा था अशोक के ऊपर कि उन्होंने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। और इसका उल्लेख जो है शिलालेख 13 में मिलता है। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो दूसरा एवं 13वां जो शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। श्रीलंका अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा था? तो अपने बेटे और बेटी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो वहाँ पे खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। जबकि इसके ज़्यादातर जो शिलालेख है जितने भी इन्होंने बनाए हैं अभिलेख, और वो उनकी सबकी भाषा प्राकृत भाषा थी। लेकिन ये अशोक का जो मनसेहरा पाकिस्तान है और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, तो वहाँ से जो शिलालेख की प्राप्ति हुई है वो सभी खरोष्ठी भाषा के अंदर है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो माक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उनमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की, यानी कि मौर्य वंश के बाद में क्या हुआ था। तो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो मौर्योत्तर काल का माना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि अंतिम सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं इन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर दी और इसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब आता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो था वो कण्व वंश का संस्थापक था। आपको केवल मौर्योत्तर काल में आपको केवल जो भी वंश आएगा उस वंश को और स्थापना किसने की थी आपको याद रखना है। तो जैसे भी मैंने बताया कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो कण्व वंश की स्थापना के संस्थापक कौन था? तो इसने की थी वासुदेव ने। और सातवाहन वंश यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुक। प्राचीन भारत का मान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। और उसका लंबा अभिलेख कौन सा था? रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने अपना आरंभिक शासन जो है वो महाराष्ट्र से शुरू किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुषाण शासक ने जो थे इन्होंने सोने की मुद्राएं जारी की थी सबसे पहले, तो वो कौन था राजा उस टाइम? तो कड़फिसस द्वितीय जो था। जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो गुप्त शासक काल में चलाए गए थे। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने क्या किया था? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास के क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विकास हुआ था।
भारत में पहली बार सैनिक व्यवस्था, सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो वो है ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? वो था बैक्टीरिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरों का व्यापार जो है रोम के साथ प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो पहले इन्होंने मौर्य के अधीन काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्ठ जो था वो महानतम कुषाण नेता जो बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारत और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है गांधार शैली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गांधार शैली जो है किसका मिश्रण है? तो ये भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। अगला सवाल है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण शासकों ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इन्होंने कुषाण वंश ने चलाए थे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो वो था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल के अंदर बनाई गई है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे कब्जा किया था यानी कि राज किया था? तो वह कण्व शासकों ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ जो थे इन्होंने कनिष्क को हराया था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की बात करते हैं अपन। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। तो सोने के भी इन्होंने जारी किए थे और तांबे के सिक्के भी सर्वाधिक संख्या में इन्होंने ही जारी किए थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से जो है ये विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जो कला भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार शैली कहा जाता है। कनिष्ठ की राजधानी थी, तो पुरुषपुर जो थी वो कनिष्ठ की राजधानी थी। आपसे पूछा जा सकता है ये पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर जो है पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में है, इसका जो पुराना नाम है वो पुरुषपुर है। आपसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि कनिष्ठ की राजधानी कौन सी थी? तो वो पुरुषपुर है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि पहले कौन सा शहर था जिसको पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है? तो वो है पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान में। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्ठ के जो थे वो राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरिया ने चलाई थी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों को संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय के अंदर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो वह थे सातवाहन वंश ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए थे? तो कनिष्ठ ने आरंभ किए थे ये। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में होता? तो कनिष्ठ के काल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये भारत में स्थित है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल जो था वो कलिंग का महान शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्ठ के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योद्धेय सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्ठ के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलय की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन में। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो था वो कनिष्ठ का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो कुषाण काल के अंदर प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। जो कला भारतीय और यूनानी का आकृति वे गांधार शैली कहलाती है। तीसरी बार ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो अमरावती के अंदर जो थी वो सातवाहनों की राजधानी थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण के अंदर मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये विधि यानी कि कानून के क्षेत्र में है। अब जो सवाल आ रहे हैं वो है संगम काल से। तो संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। अगला सवाल है, तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वो तमिल भाषा के अंदर है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांडे के अंदर। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने
कणंगी यानी कि पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो था शेन-गुट्टवन ने। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो वो है हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तो तोल्कापियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर राज्य का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, तो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, होते थे ये राजा के लिए शब्द प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का एलडीडी कहा जाता है, तो शिल्पाधिकारम को। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का एलडीडी कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था, तो केरल पे जो था वो चेर वंश का शासन था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो शेन-गुट्टवन था। चोल वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था, तो करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र का उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो उरैयूर था। अब बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त किसके सामंत थे, तो कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त काल का जो समय माना जाता है वह 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व का। अगला सवाल है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलविद और गणितज्ञ था, तो आर्यभट्ट जो था वो गुप्त काल के समय एक महान खगोल विज्ञानी थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो स्कंदगुप्त जो था जिन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीटेड सवाल है। गुप्त राजवंश जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, तो अजंता की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो सारी गुप्त काल से रिलेटेड हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबारी राजकवि थे कवि कालिदास। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो अजंता चित्रकारी की जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वे कौन सा था, तो नालंदा था। तो अगर हम बात करते हैं मौर्य काल की, तो वहाँ पे था तक्षशिला, जबकि गुप्त काल में था नालंदा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरन अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से है। ये वही एरन अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी बार रिपीटेड सवाल है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगर आपसे पूछ ले कि मेगास्थनीज कब आया था, तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, जबकि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था, तो फाहियान जो था वो चाइना का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो तो है वो कविराज की उपाधि दी गई है। और समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में निपुण थे। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में शक्रोपम कहा गया है, तो कहम स्तंभ अभिलेख के अंदर स्कंदगुप्त को जो है ये वही स्कंदगुप्त है जिन्होंने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था। तो इनका एक अलग नाम है शक्रोपम, ये कहा गया है। और किस अभिलेख में कहा गया है, तो कहम स्तंभ लेख के अंदर कहा गया है। फाहियान और हैंसांग ने किनके राज्यों को देखा है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन इन दोनों के शासनकाल को देखा था। अब आता धनवंतरी कौन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो ये धनवंतरी थे, यानी कि चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो ये राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त स्थापत्य काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो ये गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये 3 गुफाएं ऐसी हैं जो इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो अमरकोश के जो लेखक है अमर सिंह ये
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला सवाल है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है ये। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था इन्होंने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वो गुप्त वंशों ने। अभी पूछ लिया है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो वो चंद्रगुप्त की स्मृति के अंदर है। इसकी वर्तमान जो लोकेशन है वो दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो वो था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो प्रयाग के अंदर। किस काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल के अंदर, यानी कि गुप्त काल में स्त्री और पुरुषों की जो दर्जा था वो बराबरी का था। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी बार रिपीटेड सवाल है, यानी कि समुद्रगुप्त जो कि वीणा बजाने में निपुण थे, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनको कविराज की उपाधि भी दी गई है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अब आपसे पूछता कि भारत का नेपोलियन कहा किसने था? तो वो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भारत के अंदर स्थित था ये। वर्तमान में तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही से शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा थे, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनका जो अलग नाम है वो एक देवगुप्त भी इनको कहा जाता था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी? जिस प्रकार से भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, इसी प्रकार से परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका अन्य नाम जो है वो विक्रमादित्य भी मिलता है और अपन ने ऊपर डिस्कस किया था इनका नाम देवगुप्त भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त हैं। और प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती? तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शकों पर विजय प्राप्त करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने और शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका नाम मिलता है विक्रमादित्य। रजत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। आप ये खास इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। काफी एग्जाम में पूछा गया है कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे गुप्त काल में? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये गुप्त वंश से विचलित हुआ था और इनको जो विरोध किया था, हूणों को परास्त किया था, वो था स्कंदगुप्त। अजंता गुफाओं की सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो बाग यानी कि धार के अंदर हैं। गुप्त वंश किस अवधि से शासन किया था? तो 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। हमने पहले बात कर ली थी इसके बारे में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कुमार संभव। और कुमार संभव की रचना जो की थी वो कालिदास ने की थी। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये रणअभिलेख के मिलता है। मेहर कुल का संबंध था? तो मेहर कुल जो था वो हूणों से संबंध था इनका। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित था? तो ताम्र लिपि से था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो रूपक जो है वो गुप्त शासक के काल में चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। वहां पे किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत जो था वो अवस्थित था उत्तर बंगाल के अंदर। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वो था आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था
रामगुप्त। अब आपसे पूछ ले कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो था रामगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है 100 प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में इनकी ख्याति शामिल है। तो इनकी 3 किताबों की हमने बात कर ली कालिदास की। एक तो हमने बात की मालविकाग्निमित्रम, दूसरी थी कुमार संभव और तीसरी है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों ही किताबें जो है वो कालिदास से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में एक किताब के बारे में पूछा जा सकता है, इन तीनों में से कोई भी। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो गुप्त युग को जाता है दशमलव प्रणाली का आविष्कार। और प्रसिद्ध आपको पता ही है गणितज्ञ आर्यभट्ट, इन्हीं के काल के थे, गुप्त काल के। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे, तो वो थे विष्णु, यानी कि विष्णु भगवान जो थे वो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। मेहरौली दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ, तो चतुर्थ सदी के अंदर हुआ था, जो कि कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसके प्रांगण में आज भी पड़ा हुआ है वो दिल्ली के अंदर। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है, आपने चर्चा कर ली है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, तो गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो उपज का 6वां भाग था। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ये, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।